देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दिया था आपको कि VSEPR थ्योरी के अनुसार आपको इनकी शेप बतानी है बेटा। CH4 हाइड्रोजन वाला केस है, ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। तो क्या तरीका है, कार्बन, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4, और एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ेगा तो ये 4 इन्होंने बॉन्ड बना लिए बेटा। ठीक है, अब यहां पर बेटा जब एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो क्या रहा बेटा, अपन क्या बोलते हैं ABNL, और N क्या होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और M क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। अब बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड मिले, मैं ये बेटा साफ करते हुए चलूंगा एक एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है ना। आप लोग साइड में लिखते रहना इसको, ठीक है, और क्रॉस वेरीफाई करना। अगर आपने ये ABNLM वाला और शेप सही लिखी है तो दिक्कत ही नहीं है। अच्छा बेटा, कुल मिलाकर AB के 4 हो गए बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, और लोन पेयर कितना है 0, तो AB4L0, AB4L0 बेटा शेप कैसी आ गई, टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, इसको मैं हटा रहा हूं, आप लोग पहले पोज करके लिख लीजिएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद में बेटा SO3 2-, क्या ट्रिक बताई थी आपको बेटा, हाइड्रोजन वाले में जो अप्लाई नहीं होती, उसके अलावा जो आपको बताया था ट्रिक बेटा क्या था कि आप क्या करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन, मैं कहूं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा, उसको किससे डिवाइड करोगे आप बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8, टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8। यहां से बेटा आपको क्या मिलेगा, जो भी यहां से आपको भागफल मिलेगा बेटा, जो भी आपको यहां से क्या मिलेगा भागफल, वो क्या होगा n। और अगर यहां से शेषफल आया, अगर यहां से शेषफल आया तो बेटा उस शेषफल को 2 से डिवाइड करोगे, वो क्या होगा m हो जाएगा बेटा। SO3 2- सोल्व करें, ठीक है। देखिए बेटा सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। एक ऑक्सीजन के संयोजी कोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने हैं बेटा 18, और -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने प्राप्त कर लिए बेटा, +2 हो जाएगा, 8 से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 26/8 भाई, 26/8 हुआ बेटा। अच्छा 26/8 है, अच्छा बेटा 8 से डिवाइड करो तो 8 2 8 3 से चला जाएगा क्या बेटा, 8 3 24, और शेषफल कितना बचा 2 बचा, 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर AB3 रहा और L कितना आ गया 1। तो बेटा AB3L1, क्या आप मुझे इसकी शेप बताएंगे बेटा कैसी होगी, पिरामिडी शेप इसकी आ जाएगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर आएगी, पिरामिडी शेप आ जाएगी बेटा। और वो भी कैसा पिरामिड बेटा, 3 कोण वाला बेटा, त्रिकोण, त्रिकोण पिरामिडी इसकी शेप आ जाएगी। क्या ये कंडीशन समझे क्या बेटा, आप लोग सोल्व किया होगा ना बेटा आपने। अगला सवाल है बेटा जिनन के हिसाब से, देखिए बेटा जिनन इनर्ट गैस है बेटा, अक्रिय गैस है, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 में कितने होंगे 28, 8 से आप इसे डिवाइड करोगे। अच्छा बेटा 28 और 6 कितना रहा 34 प्लस 8 बेटा कितना रहा 42/8। हाँ बेटा बताइए कितनी बार डिवाइड होगा 5 से, तो AB5 क्या शेषफल है, बिल्कुल है, कितना 2 से डिवाइड करोगे कितना आया 1, यानी L आ गया 1 बेटा। तो कुल मिलाकर ये क्या रहा AB5L1, और AB5L1 के हिसाब से बेटा शेप कैसी आती है, जवाब दो भैया। AB5L1 के हिसाब से शेप कैसी आएगी, बोलो बेटा फटाफट से जवाब दो। AB5L1 के हिसाब से शेप कैसी आएगी VSEPR के हिसाब से बेटा, तो ये आ जाएगी क्या वर्ग पिरामिडी। कैसी शेप आएगी, वर्ग पिरामिडी। क्या ये समझ आया बेटा आप लोगों को, वर्ग पिरामिडी इसकी शेप आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में क्या PH4+ हाइड्रोजन वाला केस आ गया, तो ये ट्रिक अप्लाइड नहीं होगी। फास्फोरस संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 5, 1 2 3 4 5,
ठीक है बेटा, 3 हाइड्रोजन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, सह संयोजी बंध से जुड़े होंगे। और बेटा एक आया है इसमें H+ बेटा हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और H+ अगर बना तो जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसके पास अब नहीं है, तो बेटा ऐसे में इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है, उप सहसंयोजी बंध बनेगा। और पहला बना तो ये सिग्मा है बेटा, तो ये से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा क्या रहा, Ab4 लोन पेयर बचा नहीं क्योंकि पार्टिसिपेट कर चुका है, तो बेटा Ab4L0 रहा। और Ab4L0 के हिसाब से बेटा शेप कैसी आई, चतुष्फल की है। अरे सोल्व किया कि नहीं बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जरूर से सोल्व करना आपको। ठीक है, PCl5 बताइए बेटा, फास्फोरस के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, एक हेलोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7, 5 में कितने हो गए 35, 8 से डिवाइड करना है, हाँ बेटा 40/8 कितना आया 5 आ गया। और बेटा सीधा Ab5, अच्छा क्या शेषफल है, नहीं है, तो लोन पेयर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, Ab5L0 और Ab5L0 के हिसाब से बेटा शेप कौन सी प्राप्त हुई, इसमें त्रिकोण द्विपिरामिडी। समझ आया कि नहीं बेटा आप लोगों को, ये आपने सोल्व किया होगा। चलो सोल्व करते हैं बेटा, फास्फोरस के 5, एक हेलोजन में 7 हुए बेटा, 6 में कितने होंगे बेटा 42 -1 है, मतलब एक प्राप्त किया है, आप किससे डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करोगे। हाँ बेटा क्या प्राप्त हुआ, ये 47 48/8 कितना आ गया 6 आ गया, शेषफल बचा ही नहीं, तो क्या रहा Ab6L0। हाँ बेटा क्या रहा, वर्ग द्विपिरामिडी, वर्ग द्विपिरामिडी। नेक्स्ट क्या है PCl4+ बेटा, ये आपको मिला होगा Ab4L0, Ab4L0 मिला होगा, और Ab4L0 के हिसाब से कैसा रहा होगा बेटा, ये चतुष्फल की है। हाँ CCl4 ये भी आपको क्या मिला होगा Ab4L0, और ये भी कैसा है बेटा Ab4L0 है तो चतुष्फल की है। क्या ये समसंरचनात्मक है, बिल्कुल बेटा चतुष्फल की है, ये भी चतुष्फल की है, तो इनकी संरचना समान हो गई। नेक्स्ट आ जाता है सवाल बेटा POCl3, ठीक है बेटा, करते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो POCl3, फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 6, एक हेलोजन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 में कितने होंगे 21 होंगे बेटा, 8 से आपको डिवाइड करना है। अच्छा ये क्या रहा बेटा, कुल मिलाकर 21 और 5 26 और 6 32/8, अरे 32/8 कितने से डिवाइड हुआ बेटा, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, शेषफल है नहीं तो लोन पे नहीं आएगा। क्या रहा Ab4L0, और शेप कैसी होती है इसकी बेटा, चतुष्फल की है, शेप इसकी आ जाएगी। अरे क्या कहानी समझ आई क्या बेटा आप लोगों को। अच्छा थोड़ा सा हिंट और मैं करूं एक और चीज का बेटा, देखो एक तरीके से और लिख सकते थे, फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 5 लिख दिए बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है ना बेटा, नॉर्मल ऑक्सीजन द्विसंयोजी होता है, मतलब इसके साथ डबल बॉन्ड बना है, और हेलोजन जनरली एकल संयोजी होता है, तो एक ऐसे इस तरह से POCl3 की स्ट्रक्चर होती है। क्या POCl3 की स्ट्रक्चर समझ आई बेटा आपको, इस तरह से होती है ये। नेक्स्ट आ जाता है NH3BF3 में नाइट्रोजन और बोरोन दोनों के लिए बताना है बेटा, चलिए चेक करते हैं बेटा होता क्या एग्जैक्टली समझना, कि ये आपके पास में था NH3, समझना पूरा प्रोसेस, ये NH3 था विद 1 लोन पेयर बेटा, और एक आपके पास था क्या BF3, ये BF3 था। बोरोन के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों काम आ चुके। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 में से 3 तो यहां काम आ गए और एक लोन पेयर बच गया। ये दोनों जब अलग अलग है, अब होता क्या है कि बोरोन जो है बेटा, बोरोन द्वितीय आवर्त का तत्व है, और दूसरे आवर्त के तत्वों में बेटा होता है 2s और 2p, कुल मिलाकर के टोटल 4 कक्षक होते हैं बेटा उसके पास। कितने 4 कक्षक, 4 में से 3 में तो बेटा इलेक्ट्रॉन आ चुके, लेकिन एक कक्षक इसमें कैसा है, रिक्त है, और ये इसके पास है लोन पेयर। मुझे बताइए एक के पास लोन पेयर है और एक के पास रिक्त कक्षक है, क्या उप सह संयोजी बंध बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा।
तो वास्तव में जो मैंने लिखा है ना बेटा NH3.BF3, ये इस स्ट्रक्चर पूरी के लिए लिखा हुआ है। ये जो बन गया ना बेटा इस पूरी स्ट्रक्चर के लिए लिखा हुआ है और इसे योगोत्पाद कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? योगोत्पाद कह देते हैं, एडक्ट कह देते हैं। अरे जब आपने NH3 और BF3 की रिएक्शन करवाई, किस किस की? NH3 की और BF3 की रिएक्शन करवाई, तो बेटा ये लोन पेयर दे रहा है और लोन पेयर देने वाले को कहा जाता है लुईस क्षार। क्या कहते हैं? लुईस क्षार। और लोन पेयर जो ले रहा है उसे क्या कहते हैं बेटा? लुईस अम्ल। क्या कहते हैं? लुईस अम्ल बेटा। इस रिएक्शन में इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई थी उसमें NH3 ने लुईस क्षार का काम किया था और इसने लुईस अम्ल का काम किया और ये इसके साथ बॉन्ड में अटैच हो जाएगा बेटा। क्या ये कंडीशन समझ आई बेटा आप लोगों को? जवाब तो दो। ठीक है, एक बार वापस से बेटा आपको हटाना नहीं है, मैं वापस यही लिख रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको हिंट इस तरह से कर दूं कि हुआ क्या कि NH3 था जिसने किसका काम किया? लुईस क्षार का। एक क्या था बेटा? BF3 जिसने किसका काम किया? लुईस अम्ल का। और बेटा फाइनली क्या बना दिया गया? फाइनली वापस मैं लिख रहा हूं बेटा उसी स्ट्रक्चर को, ये कंडीशन बनी बेटा। अब मुझे बताइएगा सिग्मा बॉन्ड गिनो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, 1 2 3 और ये वाला भी सिग्मा बना, कितने हो गए? 4 नाइट्रोजन के सराउंडिंग में। अच्छा लोन पेयर अब नहीं गिना जाएगा क्योंकि वो काम आ गया, तो क्या रहा? AB4L0 किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बेटा, AB4L0। और AB4L0 अगर है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तो वो कैसा होगा? चतुष्फलकीय। दूसरा देखा जाए तो इसमें बेटा दूसरा है कि बोरोन के लिए बात चलेगी बेटा। सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3 और सिग्मा बेटा बोरोन के चारों तरफ में भी तो आ रहा है, ये गिना जाएगा। कितने सिग्मा आ गए? 4 सिग्मा। लोन पेयर है ही नहीं बेटा। अरे भाई ये जो लोन पेयर था ना बेटा ये साझे में है, साझे में ना अकेले बोरोन का है ना अकेले नाइट्रोजन का है बेटा, साझे में आ गया वो। अब ये AB4L0 अगर है तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? चतुष्फलकीय। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? जवाब दो भैया। ये है चतुष्फलकीय कैटेगरी। कोई तकलीफ नहीं है बेटा। बढ़ूं आगे तो यहां ओवरऑल दोनों कौन कौन? बोरोन व नाइट्रोजन। हाँ बेटा दोनों के लिए क्या मिला? AB4L0 और चतुष्फलकीय दोनों ही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्या इसके बाद में? NO2 माइनस बेटा। अच्छा NO2 माइनस जो इसमें आ रहा है बेटा, आप अच्छे से देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन के, अच्छा ये रब कर दूं बेटा, हटा दूं मैं ये नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 5। एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 2 में हो गए 12, -1 है मतलब एक और प्राप्त किया होगा बेटा। 8 से डिवाइड कर रहे हो, 13 और 5 18, 8 से डिवाइड किया 8 2, ठीक है 2 16 बेटा। अच्छा तो AB2 तो हो ही गया। अच्छा शेषफल कितना बचा? 8 2 16, अभी 2 बाकी थे, 2 से डिवाइड करोगे 1 आया बेटा, AB2L1। और AB2L1 के हिसाब से बेटा कैसी शेप इसकी प्राप्त होगी? V शेप आपको प्राप्त होगी बेटा। मैं कह रहा हूं कि VSEPR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कम से कम भी 3 4 5 6 बार आप इसे रिवाइज करें, आना ही चाहिए VSEPR का टॉपिक तो आपको बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में क्या? NO2+, ये आपको मिला होगा AB2L0 और AB2L0 अगर है तो ये रहेगा रेखीय शेप में बेटा। नेक्स्ट है SO2, ये आपको मिला होगा AB2L1 और V शेप में आपको ये मिला होगा बेटा, AB2L1 V शेप बेटा। ये मिला होगा CO2 AB2L0 और ये रेखीय शेप में आपको प्राप्त होगा बेटा। ओजोन जो है ये भी आपको मिला होगा AB2L1 और ये भी कौन सी शेप में मिलेगा? V शेप में मिलेगा। HCl2, हाँ बेटा सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एक हैलोजन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा।
दो में कितने होंगे 14, 8 से आपको डिवाइड करना है 20/8 बेटा 8 2, तो AB2 तो आ गया। अच्छा 8 2 16 बचे कितने 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 2 इसमें लोन पेयर हो गए बेटा। तो AB2L2 जो है बेटा वो कौन सी शेप में आता है, V शेप में आता है। क्या समझ आया? चलो ओजोन O3 भी समझा देता हूं मैं आपको, क्या पता किसी का नहीं हुआ बेटा। O3 एक ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, 3 में कितने होंगे बेटा 18, 8 से आपको डिवाइड करना है 8 2 16, तो AB2 तो हो ही गया, शेषफल कितना बचा 2 ही बचा है, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 इसमें हो गया लोन पेयर। क्या ये समझ आया बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट सवाल बेटा है SOCl2, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में भी 6, एक हैलोजन में 7, 2 में 14 हुआ, 8 से डिवाइड करोगे 26/8, 8 3 24, तो क्या रहा AB3 24 था, तो रिमेनिंग कितना है 2, 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो बेटा AB3L1 हो गया। और AB3L1 बेटा कैसी शेप में होता है? अरे बोलो भैया पिरामिडी शेप में बेटा, त्रिकोण पिरामिडी। एग्जैक्टली पिरामिड भी कैसा 3 कोने वाला बेटा, त्रिकोण पिरामिडी। यहां पूरा लिख दूं बेटा मैं इसमें, क्या त्रिकोण पिरामिडी बेटा। थोड़ा सा हिंट करूं तो सल्फर बेटा संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन जो है बेटा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और 2 क्लोरीन 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैं बना दूं बेटा इसको, एक सेकेंड। ये ऑक्सीजन Cl और Cl, ये देखो इस तरह से पिरामिडी स्ट्रक्चर का होता है कौन SOCl2 बेटा। एक सल्फर के संयोजी कोष में 6, 3 में कितने हुए 18, -2 है तो 2 प्राप्त किए हैं बेटा, कितना रहा 20/8। हाँ बेटा 8 2, तो AB2 आ जाएगा, 8 2 16 बेटा, 8 2 16 बचे, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो क्या रहा कुल मिलाकर AB2L2। कैसी शेप आएगी बेटा V शेप इसकी आ जाएगी। अरे किया कि नहीं किया बेटा 16 आपने? ये क्या रहा AB3L1, और AB3L1 वापस से बेटा कैसी शेप में चला जाएगा? बोलो भैया त्रिकोण पिरामिडी। क्या होगा? त्रिकोण पिरामिडी। ठीक है I3 प्लस किया सोल्व बेटा, क्या प्राप्त हुआ होगा ये आपको? ये आपको मिला होगा AB2L2, AB2L2, और AB2L2 के हिसाब से कैसी शेप आएगी इसकी? V शेप बेटा। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि बेटा इस तरह से तो आपको शेप लिखनी आनी ही चाहिए इसके अंदर। BSc-PR बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना ही चाहिए बेटा, बार बार प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था बेटा आपको कि केंद्रीय परमाणु का संकरण आपको बताना है। क्या बताया था आपको कि VSc-PR थ्योरी में आप ABNLM फॉलो करिए, और इसमें N+M जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ याद आया? और हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर 2 है तो संकरण था sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2, और अगर 7 है तो sp3d3। कुछ याद आया बेटा आप लोगों को? चलिए सोल्व करते हैं। XeF4 बेटा ये आपको मिला होगा AB4L, कितने लोन पेयर मिले बेटा? 2 मिले होंगे आपको, 2 लोन पेयर बेटा AB4L2। और AB4L2 अगर है तो बेटा देखिए ओवरऑल बेटा मुझे बताइए शेप कैसी हो जाएगी इसकी? शेप भी बता सकते हो क्या बेटा? ये आपको मिला होगा स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय बेटा। और साथ ही साथ इसका संकरण बेटा गिनो, 4 और 2 6 संकृत कक्षक है, क्या हो जाएगा sp3d2। अरे नहीं आया क्या समझ में? चलो पूरा लिखे भाई। जिनन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, एक हैलोजन के संयोजी कोष में कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं ना, तो 4 में कितने होंगे 28, 8 से डिवाइड करना है, कितना रहा 36/8। हाँ बेटा 8 4 32, तो AB4 हो गया। अच्छा शेषफल कितना था इसमें? 4 का ही तो बाकी है ना बेटा, उसको 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 2 इसमें हो गए लोन पेयर AB4L2। क्या समझ आया बेटा आप लोगों को?
नेक्स्ट है XeF4 बेटा, ये मिला होगा AB4L0, 4 है तो sp3 हो जाएगा बेटा। ICl2 माइनस किया क्या सोल्व बेटा, बता दो अब तो भाई। बेटा एक आयोडीन हेलोजन है, हेलोजन के संयोजी कोष में आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन, आगे भी 2 हेलोजन है बेटा, एक क्लोरीन में 7, 2 में 14 हुए, -1 है मतलब एक प्राप्त किया है, +1 आ जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे बेटा कितना रहा, ये कुल मिलाकर 15 और 7, हाँ बेटा 22/8, हाँ बेटा 8 2 आया ना बेटा, ये तो क्या रहा AB2, इधर लिख दूं AB2। अच्छा शेषफल कितना है, शेषफल कितना है बेटा, टोटल 6 का शेषफल है इसमें बेटा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो AB2L3 और AB2L3 2 और 3 5 कक्षक काम आ रहे हैं, तो क्या हो गया sp3d। तरीका समझ आया बेटा। I2 माइनस बिल्कुल इसी के जैसा है बेटा, AB2L3 और 5 कक्षक काम आए तो sp3d हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद में बेटा NO3 माइनस, ये आपको मिलेगा बेटा AB3L0, 3 है बेटा संक्रित कक्षक, तो 3 के हिसाब से हो जाएगा sp2। किया ना सोल्व बेटा आपने। फिर है AB4L0, 4 संक्रित कक्षक, 4 है sp3 हो गया। SF6 बेटा ये आपको मिला होगा AB6L0। हाँ बेटा आप मुझे बताइए कितने संक्रित कक्षक है, 6, कैसे गिने, 1 s का हो गए, 3 हो गए पी के। अच्छा कितने तक जाना है, 6 तक, 4 हुए अभी तक, 2 और आ जाएंगे sp3d2 बेटा। ये आपको मिला होगा AB7L0 और AB7L0 में बेटा 7 कक्षक आएंगे, sp3 और d3, sp3d3 आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में, हाँ ये मिला होगा AB4L0 sp3, ये आपको मिला होगा AB3L0, ये क्या हो जाएगा sp2, ये मिला होगा NO3 माइनस, 2 बार आ गया क्या बेटा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। NO3 माइनस से ये दोबारा से AB3L0 क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा बेटा, AB3L0 sp2 2 बार आ गया, ठीक है। CO2 बेटा AB2L0, ये क्या आ जाएगा sp। क्या कंडीशन समझ आई आपको बेटा कि किस तरह से आपको वास्तव में VSEPR का जो ABNLM निकाला उसकी सहायता से आपको कहां तक पहुंचना है, संकरण तक पहुंचना है। क्या तरीका समझ आ गया आपको बेटा। अब बेटा संकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं अभी बेटा, वो मैं डिस्कस कर लूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, संकरण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाना जरूरी नहीं है। कि संकरण अगर करना हो तो बेटा संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाना जरूरी नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाए फिर संकरण हो, और हो सकता है बिना गए भी संकरण हो जाए। या मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाना नहीं जाना और संकरण होना दो बिल्कुल अलग पॉइंट है। संकरण का इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाने से कोई लेना देना नहीं है। संकरण होने से पहले हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाए और यह भी हो सकता है कि नहीं जाए, कोई फिक्स आपस में इनमें रिलेशन नहीं है। उदाहरण समझाता हूं बेटा, मैं उदाहरण लूंगा एक NH3 का। पहले NH3 में बेटा संकरण अगर निकाले, नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन लिखे, 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 मैंने हाइड्रोजन लिखे, एक ये लोन पेयर आ गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा। क्या रहा AB3L1 और टोटल 4 संकरित कक्षक है तो संकरण क्या आ गया sp3। क्या संकरण आ गया sp3। होता क्या है, नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 बेटा, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के कितने इलेक्ट्रॉन, ये 3। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है बेटा, आद्य अवस्था है। नाइट्रोजन को कितनी संयोजकता प्रदर्शित करनी है,
3, और ये यहां पर 3 कर पा रहा आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसमें संकरण क्या है ये बताइए। sp3 कौन सा संकरण है? sp3। और बेटा आपको बता चुका हूं कि संकरण में कौन काम आता है? संयोजी कोष के कक्षक, संयोजी कोष के कक्षक काम आते हैं। वो भी कौन से? जिनको या तो सिग्मा बॉन्ड बनाना है या लोन पेयर रखना है। तो बेटा 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हो गए और 1 चाहिए लोन पेयर रखने वाला। कुल कितने कक्षकों की जरूरत है? 4 की। गिनो शुरू बेटा, 1 2 3 4। ये चारों संकरित कक्षक काम आते हैं बेटा। 1s काम नहीं आएगा संकरण में, ध्यान दें। संकरण में संयोजी कोष के ही कक्षक काम आते हैं बेटा, उसमें भी सारे काम आए जरूरी नहीं है। अभी कितने जरूरी थे? 3 और 1 4 की जरूरत थी बेटा। उसमें से 3 को सिग्मा बॉन्ड बनाना था, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 1 को लोन पे रखना था, ये लोन पे रखेगा। तो 1s और 3p आपस में मिलेंगे और बेटा कितने संकरित कक्षक बनाएंगे? 4 संकरित कक्षक बनाएंगे। चारों के चारों sp3 संकरित कक्षक होंगे, चारों के चारों sp3 संकरित कक्षक होंगे। व्यवस्थित कैसे होंगे देखिएगा बेटा। ये संकरित कक्षक 1 2 3 4, ये इसके सेंट्रल में कौन है? नाइट्रोजन। और बेटा इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसमें लोन पेयर पड़ा रहेगा। ऐसे होता है। तो यहां पर जो अभी तक मैंने आपको समझाया, इसमें बेटा संकरण होने से पहले जब ये आपस में मिश्रित हुए, इन्होंने आपस में मिलने से पहले बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्साइटेशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हुआ। और एक उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा बेटा। अगर मैं उदाहरण ले लूं CH4 का, क्या है? कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड, Ab4L0 और Ab4L0 के हिसाब से हो गया sp3 होगा ये। अब बेटा कार्बन 6 है, क्या रहेगा बोलो बेटा? 1s2 2s2 2b 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी ग्राउंड स्टेट आद्य अवस्था। अच्छा ये तो काम नहीं आएगा, संयोजी कोष ही काम आ सकता है। अब रुको बेटा, sp3 संकरण है, मतलब 1s और 3p काम आएंगे, 1s और 3p। लेकिन रुको एक बार बेटा, B4 और L0 है, यानी इसको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं? 4 सिग्मा बनाने हैं। और हाल फिलहाल ये कितने सिग्मा बनाने की स्थिति में? 1 और 1 2 ही तो सिग्मा बना सकता है बेटा, क्योंकि लोन पेयर जो है वो तो बेटा सीधा उपसहसंयोजी बंध बनाने में काम आ जाता है। फिर ये 2 ही सिग्मा बंध बनाने की स्थिति में था, 2 ही सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में था, जबकि बनाने कितने हैं? 4। यहां बन कितने रहे? सिर्फ 2। तो क्या होगा? संकरण से पहले यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित अवस्था में जाएगा। ये तो काम आ ही नहीं रहा। यहां क्या स्थिति हो जाएगी बेटा? ये पहले से था, इसमें 2 में से इधर शिफ्ट हो गया तो 1 इधर बचेगा और 1 इधर। क्या अब ये 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है? बिल्कुल, 1 2 3 4। और अब इसमें बेटा ये सब मिक्स होकर के 4 sp3 संकरित कक्षक बनाएंगे और चारों sp3 संकरित कक्षक इस तरह से व्यवस्थित होंगे 1 2 3 4। ये बीच में क्या है बेटा? बीच में है कार्बन। अच्छा इसमें 4 हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा। मैं बेटा अभी आपको सिर्फ इतना ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसमें ये आपस में जब संकरित हुए, संकरित होने का मतलब जब आपस में मिलेंगे और मिल करके बेटा 1 2 3 4, अगर 4 मिले तो कितने संकरित कक्षक बनाए? 4 संकरित कक्षक बनाए। यहां भी 4 मिले और 4 संकरित कक्षक बनाए इन्होंने। लेकिन यहां मिलने से पहले इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हुआ और यहां मिलने से पहले इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होना नहीं होने से संकरण का कोई लेना देना है ही नहीं। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होने के बाद संकरण हो और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन हुए बिना ही संकरण हो। बात समझे क्या बेटा आप लोग?
कि इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित अवस्था में जाना जरूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बेटा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं इस एग्जाम्पल को देख के, उन्हें लगता है कि जब तक उत्तेजन नहीं होगा तब तक संकरण नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिना इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के भी संकरण हो सकता है, हर संकरण से पहले उत्तेजन हो भी सकता है और नहीं भी बेटा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको बेटा? नेक्स्ट है इसके बाद में एक पॉइंट और है, बात यह कि आखिर S और P आपस में मिल क्यों रहे, आखिर उनको फायदा क्या मिलने से, समझना इसको बेटा। S जो है बेटा वो होता है गोलाकार, गोलाकार मतलब पूरे 360 डिग्री में बॉल में, पूरी एक बॉल है जिसमें पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये बेटा अदिशात्मक होता है। कैसा होता है? अदिशात्मक। कौन सा? S। अगर मैं बात करूं P की, तो बेटा P जो है, कौन? P, वो डंबल शेप का होता है, और बेटा ये दिशात्मक होता है। कैसा होता है? दिशात्मक। और अगर मैं आपस में तीनों P की बात करूं तो PX, PY और PZ तीनों आपस में लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर, एक X में, दूसरा Y में, तो तीसरा Z में, यानी इनमें आपस में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब देखो मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं, S व P के मध्य संकरण होने पर S में दिशात्मक गुण तथा P में कोणीय गुण बढ़ते हैं। S में कौन से बेटा? दिशात्मक, और P में कोणीय गुण बढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? समझना। होता क्या बेटा कि अगर एक S और एक P मिले तो बेटा 2 sp संकृत कक्षक बनाता है। ये बता चुका हूं मैं आपको बेटा, 2 sp संकृत कक्षक बनाता है। और ये दोनों sp संकृत कक्षक बेटा कितने डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं? जवाब दो भाई। 180 डिग्री पर। समझे क्या बात को? अगर एक S और 2 P आपस में मिलते हैं, 2 into P लिख दिया, तो बेटा टोटल मिले कितने? 3, एक S और 2 P के, तो संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तीन sp2, और तीनों आपस में व्यवस्थित होंगे कितने डिग्री पर बेटा? ये बता चुका हूं मैं आपको बेटा, 120 डिग्री पर। ऐसे ही अगर एक S और 3 P आपस में मिले तो टोटल मिल कितने रहे? 4 बनेंगे भी, 4 4 into 4 sp3। रुको बेटा, बाद में लिखना आप एक साथ। और चारों आपस में बेटा कितने डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं? ये व्यवस्थित होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट पे। ये कंडीशन है, ठीक है। अब हुआ क्या देखो बेटा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो दिशात्मक गुण का क्रम है, S तो होता ही अदिशात्मक है, कोई दिशा नहीं होती, पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन है। S से ज्यादा दिशात्मक गुण होते हैं P में, क्योंकि कम से कम एक दिशा तो फिक्स है ना बेटा, या तो +x या प्लस एक्स माइनस एक्स, या फिर +y माइनस वाई, या +z माइनस z, कुछ एक तो फिक्स होता है। और उससे भी ज्यादा दिशात्मक गुण होते हैं संकृत कक्षक में। समझना क्यों? उदाहरण देता हूं मैं आपको बेटा, ये हटा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है ना बेटा, यहां लिख दिया ना ऊपर दिशात्मक गुण में। अब देखो इधर
भाई आप मान लो किसी रास्ते पर जा रहे थे और आपको बेटा कोई रास्ता देखना था और उस पे बोर्ड लगा हुआ मिला और बोर्ड पे ऐसे एरो लगे हुए हैं चारों तरफ, तो क्या कोई दिशा पता लगेगी? नहीं लगेगी। जैसा कि एस में अगर बेटा बोर्ड पे एरो ऐसे लगा होता, एक ऊपर और एक नीचे, तो एटलीस्ट इसकी तुलना में तो ये ज्यादा दिशात्मक है ना बेटा, कि या तो आगे जाओ या पीछे जाओ। और अगर एरो ऐसे मिले कि एक बड़ा एरो और एक बिल्कुल छोटा सा ना के बराबर एरो, तो तुलनात्मक रूप से आप इस एरो को फॉलो करोगे, जैसा कि इसमें है बेटा। तो दिशात्मक गुण एस से ज्यादा पी में और पी से ज्यादा संकृत कक्षक में होते हैं बेटा। ठीक है, अब कंडीशन क्या समझना, एस जो प्योर कंडीशन में था उसमें कोई दिशात्मक गुण नहीं थे, लेकिन अब संकरण के बाद क्या बने? संकृत कक्षक। और मैं क्या कह रहा हूं कि संकृत कक्षक में कौन से गुण होते हैं? दिशात्मक गुण होते हैं। यानी एस जब पी से मिल गया, एस जब पी से मिलकर संकृत कक्षक में बदला, तो क्या एस के दिशात्मक गुण बढ़े कि नहीं बढ़े बेटा? जवाब तो दो, बिल्कुल बढ़ गए बेटा। एस 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उसके पास कोई दिशा थी ही नहीं, सिर्फ एंगल था बेटा पूरा 360 डिग्री का। ये मानो कि एस जो होता है वो एंगल की दुकान होता है बेटा, पूरा 360 एंगल था, दिशा नहीं थी। लेकिन जब एस पी के साथ मिलकर के संकृत कक्षक में बदल गया तो वहां उसके पास दिशा आ गई। यानी एस में कौन से गुण बढ़ गए? दिशात्मक गुण। बात करें पी की, कि पी को क्या फायदा हुआ? देखो बेटा, पी में एंगल कितने का था? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनमें एंगल था कितने डिग्री का आपस में? 90 डिग्री का बेटा। और यहां एंगल देखो, ये 180, ये 120 और 109 डिग्री 28 मिनट बेटा। भाई एसपी, sp2 और sp3 तीनों में बेटा एंगल जो है क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है क्या बेटा? अरे बोलो, है कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा है बेटा। यानी पी को क्या, पी में कोणीय गुण, एंगुलर करैक्टर कोणीय गुण क्या हो गए? बढ़ गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एस और पी की मिक्सिंग में एस को किस बात का फायदा होता है, तो एस को दिशात्मक गुणों में फायदा मिलता है बेटा, और पी को किस बात का फायदा होता है? पी को कोणीय गुणों में, एंगुलर प्रॉपर्टी में फायदा मिलता है। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं कि साइज जो है बेटा सबसे छोटा होता है एसपी, एसपी से बड़ा होता है sp2 संकृत कक्षक, और उससे भी बड़ा होता है क्या? sp3 संकृत कक्षक बेटा। ये संकृत कक्षकों के इसमें साइज का ऑर्डर होता है, ये आप ध्यान रखोगे अलग से बेटा। तो क्या कंडीशन समझ आ गई आपको संकरण की बेटा? और क्लियर है सब लोगों को बेटा? नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा बंद कोण का क्रम पहचानने की ट्रिक, कि आखिर बंद कोण किस तरह से पहचाना जाए, उसकी ट्रिक मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं बेटा यहां पर आपसे। बंद कोण का क्रम पहचानने की ट्रिक बेटा देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है? VSEPR थ्योरी फॉलो करना है। अगर कोई VSEPR थ्योरी में AB2L0 मिल जाए या AB2L3 मिल जाए तो ये बेटा रेखीय होते हैं, और इसमें बंद कोण 180 डिग्री का होता है, वो भी मैक्सिमम। आप क्या करोगे कि जो भी आपको उदाहरण दिए गए उन पर VSEPR थ्योरी अप्लाई करोगे, और VSEPR थ्योरी अप्लाई करने के बाद ये देखोगे कि अगर कोई AB2L0 या AB2L3 आ गया तो वो रेखीय होगा, और रेखीय का तो बेटा 180 डिग्री एंगल है, वो मैक्सिमम है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको देखना है संकरण। क्या देखना है? संकरण बेटा। संकरण में sp, sp2 और sp3 ये देखने होते हैं। sp में बंद कोण कितने का था बेटा? बताओ, फटाफट से बताओ। sp में बंद कोण जस्ट अभी तो समझाया बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? 180 डिग्री का।
ये 120 डिग्री का और ये 109 डिग्री 28 मिनट का होना भी चाहिए। रटो मत, सोचो। अगर मैं आपसे प्रतिशत एस गुण की बात करूं, प्रतिशत एस गुण की, तो यहां एक एस और एक पी है। एक एस और एक पी कितने? 2 थे। 2 में से एक एस है, यानी कितना प्रतिशत हुआ? 1/2 आउट ऑफ इंटू 100। कितना प्रतिशत आ गया? 50%। यहां कुल कितने? कुल कितने बेटा? कुल कितने? एक एस का और 2 पी के, तो कुल है 3। 3 में से एस का कितना है? 1 है। यह आ जाएगा आपका 33%। कुल कितने? 4। 4 में से एस का सिर्फ 1 था, तो यह आ गया 25%। और मैंने क्या ट्रिक बताई आपको? ट्रिक ये बताई कि एस गुण, एस जो है, एस गुण बेटा, ये बॉन्ड एंगल की दुकान। ये याद रखो, एस जो है वो क्या है? बॉन्ड एंगल की दुकान है। अगर एस ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। यहां भी देखो बेटा 50% है, यहां 33% है, यहां 25%, और यहां भी देख लो बेटा। यानी वीएससी पीआर के बाद में आप संकरण देखोगे, और संकरण के हिसाब से क्या कंडीशन आई कि सबसे ज्यादा एसपी का है, फिर एसपी2 का है, फिर एसपी3 का है बेटा। समझे क्या? प्रतिशत एस गुण अगर बढ़ेंगे तो बंद कोण भी बढ़ेगा। बंद कोण एस की दुकान है बेटा, एस ज्यादा तो बंद कोण भी ज्यादा। तीसरा स्टेप क्या आता है? तीसरा स्टेप आता है बेटा कि अगर स्पीसीज में संकरण समान आ जाए, संकरण क्या आ जाए? समान, तो फिर क्या करोगे बेटा? संकरण समान आने की स्थिति में 3 कैटेगरी हो सकती है बेटा। संकरण समान विदाउट लोन पेयर। जब स्पीसीज में संकरण समान हो और लोन पेयर हो ही ना, लोन पेयर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा समान संकरण वालों का बंद कोण विदाउट लोन पेयर, तो समान संकरण वालों का बंद कोण समान होगा। ध्यान दें, संकरण समान होना चाहिए और लोन पेयर उपस्थित नहीं होना चाहिए, और साथ में परिपार्श्विक परमाणु एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे बेटा परिपार्श्विक परमाणु, इसमें सारी कैटेगरी कैसी है कि जब सराउंडिंग एटम्स जो है परिपार्श्विक परमाणु वो कैसे हो? एक जैसे हो। आ जाएगा उदाहरण में बेटा। दूसरा कैटेगरी है बेटा विद असमान संख्या में लोन पेयर। कि संकरण समान है, बिल्कुल समान आ रहा है, लेकिन बेटा लोन पेयर जो है वो असमान संख्या में उपस्थित भी है और बेटा असमान संख्या में है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल जो है बंद कोण घटेगा। रटना नहीं है। चलो मैं एक बार ये लाइन हटा ही देता हूं बेटा। देखो थोड़ा सा वीएससी पीआर के बारे में विचार करिए, याद दिलाता हूं। AB4L0, AB3L1 और AB2L2,
क्या आप में से बताएगा बेटा मुझे कोई कि इसमें बंद कोण कितना था VSEPR में? AB4L0 में था 109 डिग्री 28 मिनट। और जब इसमें एक लोन पेयर आ गया था तो बेटा उसने लोन पेयर ने इन पर बंद युग्मों पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगाया था, ऐसे में इसका बंद कोण कम हो गया था, लगभग 160 डिग्री के आसपास। और जब एक और लोन पेयर आ गया तो ये दो मिलके और ज्यादा प्रतिशत इसका प्रतिकर्षण करेंगे बेटा, ऐसे में इसका बंद कोण और कम हो जाएगा 104 105 डिग्री के आसपास। तो आपको साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? यहां एक भी नहीं था, यहां एक है, यहां दो है बेटा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या लाइन लिख सकते हो बेटा? ऐसी स्थिति में लिख सकते हो कि अगर लोन पेयर की संख्या ज्यादा तो बंद कोण मतलब बॉन्ड एंगल कम। लेकिन यह कब लागू करना है? जब संकर्ण समान हो और असमान संख्या में लोन पेयर उपस्थित हो। ध्यान दे, उस शर्त को जरूर पालन करें कि संकर्ण समान हो। और संकर्ण समान है क्या? देखो 4 + 0 4 रहा sp3, 3 + 1 4 sp3, 2 + 2 4 sp3। संकर्ण समान हो और असमान संख्या में अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल कम होगा। रटना नहीं है, VSEPR थ्योरी में आपको इनके एंगल एक्सप्लेन किए हैं बेटा मैंने आपको। तीसरी जो कैटेगरी है बेटा इसमें वो है कि संकर्ण भी समान हो और समान संख्या में लोन पेयर उपस्थित हो। ध्यान दीजिए कि जो मैं इसको बेटा बोल देता हूं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये A कैटेगरी, ये B कैटेगरी और ये C कैटेगरी। ध्यान दीजिएगा एक बात पे कि A कैटेगरी और C कैटेगरी में अंतर है। वहां लोन पेयर है ही नहीं लोन पेयर, और यहां लोन पेयर है लेकिन समान संख्या में। तो लोन पेयर नहीं होना अलग बात, लोन पेयर होना वो भी कौन सी संख्या में? समान संख्या में, अलग बात। ये दो अलग चीजें बेटा। अगर लोन पेयर है समान संख्या में, संकर्ण भी समान है, तो बेटा इसकी वापस दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी, अगर परिपार्श्विक बेटा सराउंडिंग एटम लिख दूं, इतना तो समझ जाओगे ना बेटा। परिपार्श्विक परमाणु, या मैं लिख दूं क्या? ठीक है, सराउंडिंग एटम की साइज अगर बड़ी होगी, अगर सराउंडिंग एटम की साइज बड़ी होगी तो ऐसे में बेटा बंद कोण बॉन्ड एंगल, जिसे मैं लिख दूंगा BA। ठीक है, तो ऐसे में बेटा बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। रटना नहीं है, समझाऊंगा इसको बेटा। कि मान लीजिए आपके पास AB2 है और एक है AC2, ठीक है, और B की तुलना में C का आकार बड़ा है। अब आप खुद सोचिए, अगर B की तुलना में C का आकार बड़ा है तो ये दोनों पास आएंगे कि तुलनात्मक रूप से दूर रहेंगे? बड़ा आकार है तो बेटा तुलनात्मक रूप से थोड़े दूर रहेंगे। अगर ये दोनों कंपैरेटिवली दूर रहेंगे तो इनके बीच का बंद कोण जो है वो क्या होगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। इनके बीच का बंद कोण ज्यादा हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है ना बेटा। बी प्रैक्टिकल बात सोचो, प्रैक्टिकल बात सोचो आप कि कोई ए है और उससे दो छोटी बी बॉल अटैच है, और कोई ए है उससे दो बड़ी बॉल अटैच है। तो ऐसे में बेटा कहीं ना कहीं इनको दूर रहना पड़ेगा, इनका एंगल ज्यादा होगा ही सही। यानी बेटा अगर सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, और अगर बिल्कुल इन्वर्स हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु की साइज अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कंडीशन है बेटा।
पूरा एक बार अच्छे से आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको सवाल करवाता हूं, क्योंकि बिना क्वेश्चन चीजें सोल्व नहीं होती हैं बेटा, ठीक है ना। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले VSEPR थ्योरी, AB2L0 या AB2L3 मिला तो लीनियर होगा, रेखीय होगा। फिर आपको संकरण देखना है, पहले SP, फिर SP2, फिर SP3 बेटा, सबसे ज्यादा SP का, फिर SP2 का, फिर SP3 का। लेकिन अगर संकरण समान आ जाए तो बेटा एक हो सकता है कि संकरण समान हो लेकिन वो लोन पेयर उपस्थिति ना हो, तो उसमें बेटा समान बंद कोण आ जाएगा। अगर संकरण समान है और लोन पेयर उपस्थित है असमान संख्या में, तो लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर समान संख्या में लोन पेयर भी आ गए, संकरण भी समान है और समान संख्या में लोन पेयर आ गए, तो परिपार्श्विक सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा और केंद्रीय परमाणु की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होगा। आते हैं बेटा अपन उदाहरणों पे बेटा। सवाल के साथ अपन सीखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, VSEPR थ्योरी। इस पे लगाओगे AB2L3 आएगा। रेखीय SO3 सोल्व करोगे, AB3L0 आएगा और AB3L0 बेटा sp2 संकृत होता है। ये बेटा सोल्व करोगे AB2L1 आएगा और संकरण बेटा 2 और 1 3 है तो sp2 ही होगा। देखो बेटा सारी बात ABNLM पे टिकी हुई है। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि VSEPR से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है बेटा, सब वहीं से आना है। अब बताइए, सबसे पहले तो बेटा बॉन्ड एंगल ये रेखीय आ गया, सबसे ज्यादा इसका होगा ही सही। अब बेटा इन दोनों में संकरण क्या आ गया, समान आ गया। तो पहली कंडीशन, दूसरी की तीसरी, अरे भैया फर्स्ट सेकंड की थर्ड वाली कैटेगरी आ गई, संकरण समान आ गया। और संकरण समान है लेकिन लोन पेयर की संख्या अलग अलग है, यानी बेटा A, B या C, B असमान संख्या में लोन पेयर। तो बेटा B वाली कैटेगरी आपके पास है, इसमें B वाली कैटेगरी। और B वाली कैटेगरी में क्या पढ़ाया कि अगर संकरण समान हो तो लोन पेयर की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या कंडीशन समझ आई आपको बेटा। और VSEPR अगर आप पूरा लगाते हो तो ये 120 डिग्री के आसपास मिलेगा। और बेटा इसमें V शेप है, V शेप में ये थोड़ा सा इससे कम 117 डिग्री 118 डिग्री के आसपास ये मिलेगा। क्या थोड़ा बहुत समझ आया। और देखिए बेटा दूसरा, मैंने लिया बेटा एक NO2 प्लस, एक ले लिया बेटा NO2 माइनस, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं SO3, कंपेयर करना है। VSEPR लगाओ, AB2L0, यही बात खत्म हो गई इसकी, तो रेखीय आ गया, मैक्सिमम पे जाएगा ही जाएगा। NO2 माइनस, आपको ये मिलेगा AB2L1, 2 और 1 3 sp2। ये मिलेगा AB3L0, 3 है sp2। दोनों में संकरण समान आ गया। अगर संकरण समान हो, देखो ये तो मैक्सिमम हो ही गया बेटा, अगर संकरण समान हो तो लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल कम, यानी बेटा SO3 आएगा और फिर आएगा NO2 माइनस। और देखिए उदाहरण बेटा, जितने उदाहरण देखेंगे उतना सीखेंगे बेटा। मान लीजिए मैंने लिया बेटा एक CH4, एक SO3 और एक बेटा
N3 माइनस, चाहे तो मैं लिख सकता हूं CO2, एक ही बात है बेटा, सेम आएगा। ये आप सोल्व करेंगे मिलेगा AB4L0, ये आप सोल्व करेंगे मिलेगा AB3L0, AB2L0। ये वैसे ही रेखीय हो गया, हालांकि लिखो तो संकरण इसका sp है, इसका sp2 है और इसका sp3 है। संकरण समान नहीं है। क्या बताया? सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। वैसे भी वो रेखीय मैक्सिमम आएगा ही। इसमें बेटा 120 डिग्री का एंगल रहेगा, इसमें 180 डिग्री का, और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा? आ जाता है बेटा। मान लीजिए मैंने लिया CH4 NH3 SO3 SO2 N3 माइनस, ये स्पीसीज ले ली। इसमें बंद कोण का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले VSEPR लगाना है। AB4L0, AB3L1, AB3L0, AB2L1, और ये आपको मिलेगा AB2L0। AB2L0 मतलब ये तो हो गया रेखीय। वैसे भी sp संकरण है बेटा, और रेखीय हो गया कुल मिलाकर के। रेखीय अगर है तो बेटा इसका एंगल तो मैक्सिमम होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। इनमें से सबसे ज्यादा किसका है? N3 माइनस का। यहां अगर देखो तो 4 संकृत कक्षक बनेंगे sp3, 3 और 1 4 sp3, 3 है sp2, 3 है sp2। ये दोनों sp2 हैं और ये दोनों sp3 हैं बेटा। sp2 वालों का बॉन्ड एंगल sp3 वालों से ज्यादा होगा। दैट मीन्स बेटा मैं लिख सकता हूं कि SO2 और SO3 का बॉन्ड एंगल NH3 और CH4 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये sp3 है और ये sp2 है। वो रेखीय हो ही गया। sp से भी कर सकते हो, रेखीय से भी कर सकते हो। अब क्या करें? SO3 और SO2 में से किसका ज्यादा है? यहां लोन पेयर नहीं है और यहां एक लोन पेयर है। लोन पेयर आने पर बॉन्ड एंगल कम होता है इसके अंदर बेटा। तो क्या कंडीशन आई इसके अंदर? SO2 और SO3 में से बेटा किसका ज्यादा रहा? SO2 से ज्यादा SO3 का, क्योंकि यहां तो 180 हो गया, यहां 120 हो गया और यहां लगभग 117 के आसपास होगा। यहां बेटा संकरण समान और लोन पेयर की संख्या अलग अलग। संकरण समान, लोन पेयर की संख्या अलग अलग। संकरण समान, लोन पेयर की संख्या अलग, तो लोन पेयर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है। तो बेटा वास्तव में क्या कैटेगरी मिलनी है आपको इसके अंदर? बेटा इसमें आपको मिलना है NH3 से ज्यादा CH4 का। ये 109 डिग्री के आसपास होगा और ये 160 डिग्री के आसपास। कुछ तो आ रहा है क्या समझ में बेटा? एक और सवाल लिखे अपन बेटा। मान लीजिए मैंने लिखा BF3, BCl3, BR3 और BI3। AB3L0, 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 sp2, 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 sp2। चारों का संकरण समान है और संकरण समान होने के साथ लोन पेयर नहीं है। बताइए बेटा कौन सी कैटेगरी है? ए, बी या सी? ए वाली कैटेगरी है, विदाउट लोन पेयर संकरण समान वाली। और विदाउट लोन पेयर संकरण अगर समान है तो बंद कोण सभी का क्या होगा? बराबर होगा। सभी का 120 डिग्री का बंद कोण है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? आयोडीन तो बड़ा होता है, लेकिन हुआ क्या? देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं जो वास्तव में बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करे। देखिए क्या होगा, ये फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा और आयोडीन और बड़ा।
हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे कोई त्रिकोण है बेटा, छोटा त्रिकोण और बड़ा त्रिकोण नहीं बन सकता क्या? अरे छोटे त्रिकोण में भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का ही रहेगा, और अगर त्रिकोण बड़ा है तो भी बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री का ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है बेटा छोटा सा त्रिकोण बनाया तो बॉन्ड एंगल कम, बड़ा त्रिकोण बनाया तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे यहां भी 120 डिग्री, यहां भी 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल में फर्क तब आता है जब लोन पेयर प्रेजेंट हो। जब लोन पेयर उपस्थित हो तो वो बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करता है। यहां लोन पेयर है ही नहीं जो डिस्टर्ब करे। यहां भी 120 है, यहां भी 120 है। छोटे फ्लोरीन थे, यहां बड़े आयोडीन है। बस यहां छोटा ट्रायंगल था, यहां बड़ा ट्रायंगल है बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? नेक्स्ट क्या है? मान लीजिए मैंने लिया NF3, NCl3 और NBr3, AB3L1, 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 sp3, sp3, sp3। कौन सी कैटेगरी है? संकरण तो समान आ गया, समान संकरण तो है। अब समान संकरण के साथ में विदाउट लोन पेयर नहीं, यहां तो लोन पेयर प्रेजेंट था एक एक। असमान संख्या में लोन पेयर नहीं बेटा, सभी में एक एक है। तो समान संख्या में लोन पेयर की संकरण भी समान और लोन पेयर की संख्या भी समान, वो कैटेगरी अपने पास आ गई बेटा। इसमें संकरण भी समान और लोन पेयर की संख्या भी समान, एक एक एक। तो फिर क्या करना है? खुद सोचिए, रटो मत। यहां बेटा ये F है विद लोन पेयर, यहां ये आपके पास Cl है विद लोन पेयर, और यहां आपके पास Br है विद लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर उपस्थित है तो बेटा प्रॉब्लम तो आएगी एंगल में। और क्या रहेगा कि ब्रोमीन अगर बड़ी साइज के हैं तो इनको दूर रहना पड़ेगा, तुलनात्मक रूप से क्लोरीन से और तुलनात्मक रूप से फ्लोरीन से। तो ऐसे में बेटा इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और इसका कम हो जाएगा। फिर वापस सुने, कुछ को तकलीफ होगी कि आपने BF3 में क्यों नहीं किया, BF3 और BCl3 में ऐसा क्यों नहीं किया? तो उसका कारण है कि वहां लोन पेयर था ही नहीं। अरे जो भी प्रॉब्लम आती है ना वो इस लोन पेयर की वजह से आती है बंद कोण में बेटा। इसमें ये बेटा अगर इसमें फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा है तो बेटा ये दूर नहीं होंगे, किस तरह से एंगल के रूप में दूर नहीं होंगे, ये यहां डिस्टेंस बढ़ा के दूर होंगे, यहां डिस्टेंस बढ़ा के दूर होंगे। एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल पे फर्क तब पड़ता है जब लोन पेयर उपस्थित हो। खास ध्यान रखना इस चीज का बेटा कि ये वाला केस आपको तब अप्लाई करना है, ये वाला क्या कि सराउंडिंग एटम की साइज बड़ी होने पर बॉन्ड एंगल ज्यादा करना जब संकरण समान हो और लोन पेयर उपस्थित हो, वो भी समान संख्या में, तब ये चीज अप्लाइड होती है बेटा। आया समझ? तो बेटा एक सवाल दे दूं मैं आपको, बंद कोण का क्रम आपको कंपेयर करना है। भाई किसी में अगर बराबर आ रहा हो तो बराबर चिपका देना बेटा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही मिलेगा, बराबर आ रहा हो तो बराबर चिपका देना। मैं तो ये कहूंगा कि VSEPR लगाओ, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। VSEPR लगाओ, तुरंत अपना आंसर पाओ, सबसे बेस्ट तो वही होता है। पूरा VSEPR लगा दो बंद कोण में वाला भी बेटा।
ये आपको बेटा कंपेयर करने हैं बंद कोण में, ठीक है।